हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। आज हम इस चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो मैं सबसे पहला शब्द क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। तो मैंने सबसे पहले क्या क्रिएट कर दिया, एक समरूप विद्युत क्षेत्र बना दिया। मैंने माना कि कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है वेक्टर ऑफ ई। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। और विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हम लोग अच्छे से जानते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है क्या? उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा कब बनती है? जब विद्युत द्विध्रुव कहाँ हो? शुरुआत में अनंत पर हो और उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाए। यही तो तरीका है। तो मैंने माना कि भाई कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है और इसका मध्य बिंदु O है। अब इस विद्युत द्विध्रुव को जब मैं अनंत से, फिलहाल मैंने मान लिया कि ये कहाँ पर है, अनंत पर है, इसको अनंत से और इस विद्युत क्षेत्र में लाया जाए। कहाँ लाया जाए? अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लाया जाए। तब किया गया जो कार्य होगा इसको लाने में, वो किया गया कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है हमारे माइंड में? ठीक है। अब हम लोग देखें एक चीज कि भाई प्लस क्यू जो आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? F बराबर क्यू ई। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, वेक्टर ऑफ ई। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वेक्टर ई, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। यहां पे जो फोर्स लगेगा क्या? F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। क्यों? क्योंकि E कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। आ रहा है ना? और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर माइनस क्यू ई और इसकी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र के विपरीत, क्योंकि क्या आ रहा है? माइनस, और माइनस आ रहा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इस ओर है, तो माइनस ई की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत, यानी अंदर की ओर ऐसे हो गए। ठीक है यहां तक? अब एक चीज और सोचो, इसको जब अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लाऊं तब किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा। यही लाइन बोली है मैंने शुरुआत से। तो आप लोग एक चीज देखो कि जो माइनस क्यू आवेश है, उस माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल यानी F बराबर माइनस क्यू ई, इसकी डायरेक्शन कहाँ है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, यानी इसकी डायरेक्शन ये है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है। तो जब इस आवेश को लाया जाएगा तो विद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करेगा। कैसे? एग्जाम्पल बता देता हूं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, सब जानते हो, एक तो N होता है, दूसरा S होता है। ये वाला मैंने चुंबक स्थिर कर दिया, ठीक है। एक दूसरी चुंबक है
जिसके इस ध्रुव को S माना, इसको मैंने माना N। ये तो है स्थिर, और इस चुंबक को मैं इसके पास लेके आ रहा हूं, तो इस चुंबक को इसके पास लाने में क्या मुझे बाह्य बल की आवश्यकता होगी? नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले चुंबक का ध्रुव तो N है, दूसरा चुंबक जिसको ला रहा हूं उसका ध्रुव क्या है? S। दोनों चुंबकों के जो ध्रुव हैं वो प्रतिलोम ध्रुव हैं, अपोजिट ध्रुव जिसको बोलते हैं। और जब दोनों के ध्रुव विपरीत हैं तो दोनों के बीच क्या लग रहा होगा? आकर्षण। और जब बल आकर्षण लग रहा है तो आकर्षण बल के प्रभाव में किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो यहां पे स्थिति यही है कि नहीं? विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, बल जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत। तो जब विपरीत हैं तो इसको लाने में किसी बाह्य बल की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है। प्लस क्यू आवेश को देखूं तो प्लस क्यू आवेश की दिशा यही तो है, ये दिशा है, यानी ये ध्रुव तो क्या है? N है, और ये ध्रुव क्या है? S है। अब बोलो भाई, दोनों आप बोल दोगे दोनों सजातीय ध्रुव हैं, और सजातीय हैं तो इसको पास लाने के लिए इस चुंबक को, यानी इस चुंबक 2 को चुंबक बन के पास लाने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होगी, और जो बाह्य बल की आवश्यकता होगी तो अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा ना इसको लाने में। तो जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होगी, लेकिन माइनस क्यू आवेश को लाने में विद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करेगा। आ गए ना पॉइंट समझ में कि नहीं आया आप लोगों को? आ गया। अब एक पॉइंट और समझो, यहां तक क्लियर है ना कि भाई जो माइनस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश को तो विद्युत क्षेत्र स्वयं लेके आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? विपरीत ध्रुव हैं, और विपरीत हैं तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण होगा। समझ में आ गया ना? विपरीत ध्रुव कहां से बोला है मैंने? चुंबक से बोला है, जो एग्जाम्पल दिया है मैंने उससे बोला है। तो माइनस क्यू आवेश को तो विद्युत क्षेत्र स्वयं लाएगा, लेकिन प्लस क्यू आवेश को लाने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होगी, और जब बाह्य बल की आवश्यकता होगी प्लस क्यू को लाने में, तो अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, और जो अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा वो ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। क्लियर है यहां तक? अब एक सेकंड के लिए आप इसको समझो कि ये विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना। ये जो इसका कैप है, इस कैप को तो मैंने माना माइनस क्यू आवेश, और इसको माना मैंने क्या? प्लस क्यू आवेश। अब इसको मैं लेके आ रहा हूं विद्युत क्षेत्र में, तो यहां पे देखें तो माइनस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र में आया कि नहीं आया? आ गया ना। लेकिन प्लस क्यू आवेश तो विद्युत क्षेत्र के बाहर है फिलहाल, है या नहीं? माइनस क्यू आ गया विद्युत क्षेत्र में, लेकिन प्लस क्यू क्या है? विद्युत क्षेत्र के बाहर। और इस प्लस क्यू को जब मैं विद्युत क्षेत्र में लाना चाहता हूं तो कैसे आएगा? जब माइनस क्यू आवेश 2a दूरी तय कर लेगा। भाई माइनस क्यू आवेश तो पहले ही आ जाएगा इसमें, कि नहीं आएगा? लेकिन प्लस क्यू आवेश इस विद्युत क्षेत्र के बाहर होगा, होगा कि नहीं होगा? ये मान लिया हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव है, इसको लेके आए, तो माइनस क्यू तो यहां पे आ गया विद्युत क्षेत्र में, लेकिन प्लस क्यू तो बाहर है, कि नहीं है? और प्लस क्यू को लाना है इस जगह पे तो विद्युत क्षेत्र में आएगा, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a। तो इस तरीके से होगी स्थिति।
इसका मतलब क्या है कि जब विद्युत क्षेत्र में इसको लाया जाएगा तो माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश की तुलना में 2a दूरी अधिक तय करेगा, क्या नहीं करेगा? मतलब इसको जब मैं अनंत से लेके आऊं विद्युत द्विध्रुव को, तो अनंत से लाने में जो माइनस क्यू आवेश है ये तो यहीं पे आ गया था, लेकिन प्लस क्यू आवेश यहां से बाहर था, और बाहर था तो इसको अंदर लाने के लिए 2a दूरी अतिरिक्त तय करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? करनी पड़ी ना। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? आ गया समझ में मैं क्या करना चाह रहा हूं? आ गया ना? अब मुझे एक चीज और बताओ। मैंने आप लोगों से कहा है, क्या कहा है कि भाई जो माइनस क्यू आवेश है ये 2a दूरी ज्यादा तय कर रहा है ना। तो माइनस क्यू आवेश को 2a अतिरिक्त दूरी तय कराने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। इसका मतलब अतः विद्युत स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर क्या हो गया? F यानी लगने वाला बल इनटू तय की गई अतिरिक्त दूरी, तय की गई अतिरिक्त दूरी, यानी U1 बराबर क्या हो गया? अतिरिक्त दूरी कितनी तय की इसने? माइनस क्यू यहीं आ गया था, लेकिन प्लस क्यू को जब मैंने यहां रखा तब अतिरिक्त दूरी कितनी तय हुई? 2a, F इंटू 2a, या U1 बराबर क्या हो गया? माइनस क्यू ई इंटू 2a, और Q इंटू 2a क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। होता है क्या नहीं होता? तो U1 बराबर क्या हो गया? माइनस PE। ये स्टेप तो बहुत पहले कर चुके हैं हम लोग, U को P में चेंज कर चुके हैं ना बहुत बार पहले। U1 बराबर क्या हो गया? माइनस PE हो गया, Q हो गया, समझ में आ गया? क्योंकि Q इंटू 2a तो चला गया किसमें? P में, सिर्फ क्या बच गया? E बच गया। तो U1 बराबर क्या हो गया? माइनस PE। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? अब आगे देखें हम लोग। एक पॉइंट और पढ़ा है मैंने कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण पर विस्थापित करने पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? भाई अगर मान लो हम लोग अनंत से लेके आए, किसमें? समरूप विद्युत क्षेत्र में लाए हैं, तो ये साम्यावस्था में तो हम लोग लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन साम्यावस्था से अगर ये थोड़ा सा एंगुलर विस्थापित हो गया तो
अगर मान लो ये सीधा का सीधा नहीं आया और इसमें 1 डिग्री का भी विस्थापन हो गया, कुछ भी थीटा विस्थापन हो गया, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? लास्ट वीडियो में देखा है क्या होता है? Pe इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता? होता है ना। अतः कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? U बराबर U1 प्लस U2 या U बराबर क्या होगी? माइनस Pe प्लस Pe इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों के मान लिख दिए मैंने, गुना कर दो तो U बराबर क्या हो गया? माइनस Pe प्लस Pe माइनस Pe कॉस थीटा। P से P कट गया तो U बराबर क्या हो गया? माइनस Pe कॉस थीटा। और सदिश रूप में U बराबर क्या हो गया? माइनस वेक्टर ऑफ P डॉट वेक्टर ऑफ E। हो गया यहां तक या कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या यहां तक? नहीं है ना। कुछ नहीं किया मैंने, मैं इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले आया, तो लाने में जो किया गया कार्य है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में हुआ। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 0 डिग्री कोण पर ही आए। अगर इसमें थीटा विस्थापन आ गया, अगर इसमें कोई विस्थापन आ गया, मान लो थीटा, तो थीटा विस्थापन में किया गया कार्य क्या होता है? या समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण पर विस्थापित करने पर विस्तृत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? लास्ट वीडियो में देखा है, तो U2 बराबर Pe इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? दोनों को टोटल कर दिया यहां तक। अब इसके अलग अलग कंडीशन बनती है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, एक बार क्लियर कर देता हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, यहां थीटा वेक्टर P व वेक्टर E के मध्य कौन है? या नहीं? अब बनाते हैं हम लोग कंडीशन फर्स्ट। यदि वेक्टर P समांतर हो वेक्टर ऑफ E के, तो थीटा बराबर कितना हो जाता है? 0 डिग्री। और कॉस थीटा बराबर कॉस 0, और कॉस 0 का मान 1, और कॉस 0 का मान 1 हो गया, तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो गई? माइनस Pe कॉस 0 डिग्री। तो U बराबर क्या हो गया? माइनस Pe इंटू 1, या फिर U बराबर क्या हो गया? माइनस Pe। ये जो अवस्था है, ये अवस्था कहलाती है स्थायी अवस्था, या इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव की स्थायी अवस्था। कब? जब दोनों के बीच एंगल कितना हो? 0 डिग्री हो, यानी कि वेक्टर P और वेक्टर E परस्पर एक दूसरे के समांतर हो।
समांतर होते हैं तो U स्थायी यानी स्थितिज ऊर्जा का मान होता है माइनस पीई के इक्वल, और माइनस पीई इसकी स्थायी साम्यावस्था को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? इसकी स्थायी साम्यावस्था को। कंडीशन सेकंड देखें, यदि वेक्टर P लंबवत हो किसके? वेक्टर ऑफ E के। यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और कॉस थीटा बराबर कॉस 90 बराबर 0 हो जाएगा। तो U बराबर क्या हो जाएगा? माइनस पीई इंटू 0, तो U बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को लाने पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य कब हो सकता है? इस क्वेश्चन को यदि मैं पूछ लूं तो आप लोग इसको डायरेक्ट आंसर दोगे। कब हो सकता है? कि जब वेक्टर ऑफ P वेक्टर ऑफ E के लंबवत हो, यानी कि जब मैं विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेके आता हूं तो मैं उसको इस प्रकार लाता हूं कि उसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये थी मेरी, और यहाँ पे आवेश था क्या? माइनस क्यू, और यहाँ पे आवेश था क्या? प्लस क्यू। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या हो गई? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर हो रही थी ना। तो दोनों की डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। इस तरीके से लाते हैं इसको अनंत से। ठीक है बच्चों। और कंडीशन थर्ड क्या है इसकी? यदि वेक्टर ऑफ P वेक्टर ऑफ E के प्रति समांतर हो, प्रति समांतर होगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180, और कॉस थीटा बराबर कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। देन U बराबर क्या हो जाएगा? माइनस पीई इंटू -1। देन U इस स्थिति को बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति, जिसका मान होता है Pe, जिसका मान क्या होता है? Pe। इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी साम्यावस्था। किसकी? विद्युत द्विध्रुव की। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी जहां तक मेरा आकलन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक फिर मैं आपको एक और दो क्वेश्चन बता देता हूं जो थ्योरेटिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ले लिया? देखो क्या क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन है जिनको हम लोग थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्वेश्चन को यूज भी बहुत बार किया है। चैप्टर नंबर 1 में यूज किया है, चैप्टर नंबर 2 में यूज किया है, चैप्टर नंबर 3 में यूज किया है। क्या क्वेश्चन है मेरा? क्वेश्चन है मेरा कि ये बताओ कि भाई किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य क्यों होता है? हम लोगों ने पढ़ा है ना ये। तो क्वेश्चन है कि भाई चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, क्यों? ऐसा नहीं है कि फर्जी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा, ध्यान रखना। और मैं इनको क्यों करा रहा हूं 2 नंबर में इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को? वो इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जो बोर्ड का पेपर आता है उस बोर्ड के पेपर में 98 यानी जो 56 नंबर का टोटल पेपर है उसमें से 54 और 55 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो तो हमारे रजिस्टर में से एज इट इज मिलते हैं।
जैसे हमारे रजिस्टर में नोट्स बनाए जाते हैं वो हूबहू जेरोक्स मिलते हैं, लेकिन जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का, वो क्वेश्चन हमारे दिमाग के ऊपर आता है कि हमारा नॉर्मल जो कॉमन सेंस है वो कॉमन सेंस कितना कार्य करे। और उस कॉमन सेंस के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, जिस बच्चे के वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है वो 100 नंबर लाता है, और जो बच्चा उसमें अटक जाता है वो रह जाता है कहाँ पे, अंडर 90 और 95 के बीच में। हम लोगों के टारगेट है कि हम लोग 100 नंबर अचीव करें, तो 100 नंबर अचीव करने के लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों को कुछ हद तक पढ़ने ही पड़ेंगे, ताकि हम लोग ये प्रयास करें कि 100 का 100 पेपर हमारी नोटबुक में से ही आए। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 नंबर के काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आए हैं और बहुत बार आ चुके हैं, और आने के चांसेस जो इन फ्यूचर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम लोग इनको पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखो, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, क्यों? चालक किसे कहते हैं? मुझे डेफिनेशन बताओ आप लोग चालक की। तो आप लोग जानते हो कि सर चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, यही होते हैं चालक। चालक का मतलब क्या होता है कि जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, और कि सर जो जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना करूं तब तक वो उदासीन अवस्था में रहे। जैसे लोहा है, लोहा देखा है हमने, लोहा साम्यावस्था में पड़ा हुआ है, यानी उससे कोई विद्युत धारा का तार टच नहीं हो रहा, तो क्या उससे करंट लगेगा? नहीं लगेगा ना। और उसमें अगर मान लो मैं विद्युत धारा के तार टच करा दूं, तब ऑब्वियसली बात है करंट लगेगा, लगेगा ना। तो उसी चीज को मैं यहां पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि चालक किसे कहते हैं कि जो साम्यावस्था में तो उदासीन की भांति कार्य करे, उदासीन रहे। मतलब जैसे ये गोला है और इसको मैंने बोल दिया ये चालक है, तो चालक कहने के साथ साथ ही मैंने क्या बोल दिया इसमें कि इस चालक के अंदर जितने माइनस हैं, जितना माइनस चार्ज है उतना ही प्लस चार्ज है, यानी जितने धनावेश हैं उतना ही ऋणावेश है। तभी तो माइनस और प्लस दोनों परस्पर किस में रहते हैं? बॉन्ड में, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, और ये विद्युत धारा प्रवाहित ना करने तक ये उदासीन बना रहता है। क्लियर है क्या? हाँ सर, ये तो क्लियर है। और यदि मैं इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दूं, इस गोले को मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दूं, और बाह्य विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? जिसकी एक प्लेट को तो प्लस क्यू आवेश दिया गया है, और एक प्लेट को माइनस क्यू आवेश दिया गया। यही तो होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र। बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दें। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर। यह है बाहर से एक्सटर्नल। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। अब इसके अंदर आवेश तो है। जब ये धनावेशित प्लेट है तो इस सिरे पर कौन सा आवेश आएगा? आप लोग कह दोगे सर माइनस आएगा। और इस प्लेट पर जब माइनस चार्ज है तो इस सरफेस पर कौन सा चार्ज आएगा? आप लोग कह दोगे सर प्लस चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई?
अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, प्लस से माइनस की ओर, ई इंटरनल। बाहर तो डायरेक्शन है ये, अंदर डायरेक्शन है ये। अंदर वाले आवेशों पर कब तक बल लगेगा, जब तक कि बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान आंतरिक विद्युत क्षेत्र के बराबर ना हो जाए। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ई रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, 0। ई परिणामी यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान सदैव 0 होता है। क्लियर है ना बच्चों? तो यहां तक हम लोग प्रिपेयर करेंगे इनको, और ये चैप्टर यहां तक हमारा क्लोज होता है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।